मैं आपको बताया था कि अभी वो सोच रहे हैं कि शायद जो उन्होंने एक डिप्टी आर्मी चीफ या अपना नायब लगाना है आर्मी चीफ के तौर पर, वो फिलहाल नहीं लगाना चाहते, इंतज़ार करना चाहते हैं ताकि ये जो पूर है, ये जो ऊपर वाली लेयर है ऑफिसर्स की, ये रिटायर हो जाए और उसके बाद वो अपनी मर्जी के अफसरान को उठाकर उन पोजीशंस के ऊपर लगा सकें। बहरहाल ये कोई चीज़, चलते हैं सीधा 28वीं तरमीम की तरफ, क्योंकि अब 28वीं तरमीम का शोशा छोड़ा जा रहा है। असल में तो कवर देना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो नई शुरुआत हो रही है उसमें कोई खलल ना पड़े, कोई ज़्यादा तनकीद ना हो, इसलिए मुल्क के अंदर एक नया पटाखा छोड़ना है, नया धमाका करना है और उसकी पूरी तैयारी जीएचक्यू के अंदर कर ली गई है, उसकी पूरी तैयारी आपारा के अंदर कर ली गई है, आईएसपीआर के दफ्तर में कर ली गई है। अब उसको ज़रा फैलाना है, आप ये कहिए कि सियासी जो करैक्टर है उन्होंने अब उसको परफॉर्म करना शुरू करना है। इस सिलसिले में जो पहली खबर पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, एबीएन न्यूज़, जी हाँ, एबीएन न्यूज़ चैनल है, पाकिस्तान में टीवी चैनल है, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि कामरान टिसोरी साहब से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। जी हाँ, एबीएन न्यूज़ चैनल ये रिपोर्ट कर रहा है कि गालिबन कल शहबाज शरीफ की और उनकी या परसों मुलाकात हुई, जिसमें उनको बुला के कहा गया कि आप इस्तीफ़ा दे दें वरना आपको टर्मिनेट कर देंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया, बाहर निकले और एमक्यूएम से रब्ता किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो गवर्नर ही रहें। याद होगा चंद दिन से कामरान टिसोरी साहब अजीब बहकी बहकी हरकतें कर रहे हैं, कभी पैनाफ्लेक्स लगवाते हैं तो कभी कुछ करते हैं। कराची की तरक्की के लिए ज़रूरी कामरान टिसोरी, याद है ना आपको, हमने आपको ये खबर दी थी कि इस तरह के पैनाफ्लेक्स उन्होंने कराची में लगवा रखे हैं। अब आपको समझ आई होगी कि क्यों वो इस तरह के पैनाफ्लेक्स लगवा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनका जाना ठहर गया। तो बहरहाल शहबाज शरीफ ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा है एबीएन न्यूज़ के मुताबिक, और वो फिलहाल इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। उनके पीछे स्टैब्लिशमेंट थी, मिलिट्री जनरल्स थे, जो अब शायद उस तरह से पीछे नहीं हैं। उसकी वजूहत हैं, वो आपको बताते हैं, वरना वो पीछे ही रहते। आखिर पर चल के बताएंगे कि ये क्या शतरंज है नई, जिसमें कामरान टिसोरी की बली सबसे पहले चढ़ रही है। हैं तो वो बकरे ही, लेकिन उनकी बली सबसे पहले चढ़ाने का शायद फैसला किया गया है। दूसरी खबर यह है कि सैफुल्ला फैमिली, जी हाँ, सलीम सैफुल्ला, अनवर सैफुल्ला, वो जो सैफुल्ला फैमिली है केपी से, उनको शायद खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नरशिप है वो ऑफ़र करने की सोच पर काम किया जा रहा है। अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ। वजह क्या है कि वहाँ पर भी ज़रा एक पैरेलल लीडरशिप पीएमएलएन की जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। उनको दावत दी जाएगी पीएमएलएन के साथ और फिर गवर्नरशिप शायद उनको या किसी और को वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की सोची जाएगी। फिर तीसरी खबर यह है कि जो पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं उनको भी शायद बदलने की तरफ सोच अब आ गई है और उनकी जगह पर भी किसी और को अब पीएमएलएन से गवर्नर के ओहदे पर बिठाया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों गवर्नर्स को हटाने की बात तो मैंने आपके सामने कर दी, तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी का पत्ता काटा जा रहा है। आपको अब से चंद दिन पहले ही तो ये बात हम कह चुके हैं और इस्लामाबाद के अंदर जितने भी सहाफ़ी हैं वो भी यही तज्जिया कर रहे हैं कि सदर जरदारी साहब को पैगाम भेज दिया गया है और अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर लूट मार की गई है, इसके बाद पीपल्स पार्टी से जो सदारत है वो छीन ली जानी है। अब इनके प्लान बदलते रहते हैं। फिलहाल का प्लान ये है, कल को ये बदल लें और कोई नई गेम खेल लें तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त की अफवाह कह लें, खबर इसको मैं नहीं कहूँगा, इस वक्त की अफवाह कह लें, एक वाइल्ड किस्म का गैस कह लें, तजिया कह लें, वो यही है कि शायद नून लीग, ज़रूरी नहीं है कि तमाम गवर्नर्स बदले, लेकिन यह भी हो सकता है कि गवर्नर्स बदले, इनको दिखाए दाई मारे बाई, मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नर बदलने ना हो, इन्हें डराकर इनसे सिर्फ 28वीं तरमीम पर वोट लेना हो। यही काम शायद सदारत के मामले में भी ये करें और यह भी हो सकता है कि वाकई तीनों गवर्नरशिप इनसे ले लें, सदारत भी ले लें और सदारत पे चौधरी साहब आ जाएं, आसिम मुनीर साहब, और गवर्नर नून लीग वाले अपने लगा लें, क्योंकि अब ये जो 6-7 सीटें कौमी असम्बली की नून लीग की झोली में डाल दी गई हैं फॉर्म 47 से, इसके बाद नून लीग को गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रही। दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको तहरीक इंसाफ अपोजिशन के तौर पर नहीं चाहिए, तो उनके दोनों काम सीधे होते हैं अगर वो धकेल कर पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में ले आते हैं, बिलावल जरदारी को अपोजिशन लीडर बना लेते हैं। इससे एक तीर या दो तीरों से कई शिकार हो जाएंगे। एक तो नून लीग को कई सारे नए ओहदे मिल जाएंगे, दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि इस वक्त एक तरफ आसिम मुनीर, उनके साथी जनरल्स, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये तमाम हुकूमती रजीम है, और दूसरी तरफ अपोजिशन में अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। टेलीविज़न में भी आप देखते हैं कि जब टॉक शो के अंदर लोग बैठते हैं तो तहरीक इंसाफ ही अपोजिशन की तरफ से बैठ के बात करती है। अब ये चाहेंगे क्या, ये चाहेंगे इस तरीके से कि ये अब पीपल्स पार्टी को अपोजिशन देंगे, अपोजिशन लीडर बनेंगे बिलावल जरदारी, और एक नूरा कुश्ती शुरू करवाएंगे असम्बली के अंदर और दूसरी जगहों पर कि बिलावल जरदारी जो है वो अटैक करेंगे शहबाज शरीफ पर, और नीचे पीपल्स पार्टी के साबान पंजाब गवर्नमेंट पर अटैक करेंगे, और यूं ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नून की होगी,
अपोजिशन किसी तरीके से दूसरा प्लेयर जो है वो पीपल्स पार्टी को ले आए ताकि पीटीआई की जगह और स्क्वीज हो जाए, किसी टॉक शो में उन्हें बुला के बिठा लें और किसी में बुलाएं भी तो 30 मिनट में से 4 मिनट उन्हें बात करने दें, कहें कि जी हुकूमती मौक़िफ़ भी लेना है, अपोजिशन का मौक़िफ़ भी लेना है, और आप तो अपोजिशन की एक छोटी जमात है, आपका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं। इस तरह की अब कारगुजारी जो है वो शुरू की जा रही है। अब इसमें नून और पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा होगा, ज़ाहिर है। एक तरफ तो मैंने आपको कहा कि फील्ड मार्शल और उनके साथियों को फ़ायदा होगा कि सदर का ओहदा खाली हो जाएगा, एक नूरा कुश्ती वाला मैच भी शुरू हो जाएगा। जो इस वक्त गालियां उनको पड़ रही हैं वो उनको पढ़ने के बजाय एक दूसरे को देंगे, तो कुछ अवाम उसको देगी, फील्ड मार्शल साहब साइड पे हो जाएंगे। वो जो बार बार उनकी ख्वाहिश है, सारी गंदी सियासत करने के बावजूद आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स की ख्वाहिश ये है कि हमें सियासत से दूर रखें। कल भी परसों भी जब डीजीआईएसपीआर सहाफ़ियों से मिले तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि मैं सियासी बातों के जवाब नहीं दूंगा, सियासी बातों के जवाब सियासी लोग देंगे। आपसे बड़ी सियासी जमात भला कौन से है? बड़ी भी और गंदी सियासत भी सबसे आपकी है और बड़ी सियासत भी सबसे आपकी है। बहरहाल अब पीपल्स पार्टी को भी इसमें फ़ायदा ये होगा कि माल पानी तो उन्हें मिलेगा सिस्टम के अंदर से, लेकिन वो अपोजिशन बन के जाली सच्ची झूठी नूरा कुश्ती भी करेंगे, यही नून को भी फ़ायदा होगा। तो ये नई ट्रैजेक्टरी जो है ये नज़र आ रही है, जिनमें गवर्नर्स के चेंज करने की बातें, सदर के चेंज करने की बातें। और आज खुसूसी तौर पर ये हम आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं इस वक्त की, खुसूसी तौर पर आज नवाज शरीफ साहब जाती उमरा से 8 क्लब आए, वहाँ बहुत बड़े खाबे का इंतज़ाम है। जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब की प्लेट भरी हुई है और वो खाबा खा रहे हैं वहाँ पर। जी हाँ, हम इतनी आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं कि इस वक्त वो खाबा खा रहे हैं, उनके सामने प्लेट है जिस टाइम ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और उन्होंने बुला रखा है जो हाल ही में ज़िमनी इलेक्शन में फॉर्म 47 पर जीतने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको जनरल साहबान ने ये कहा है कि सारी दुनिया तो ये लानत कर रही है कि पीटीआई तो इलेक्शन में थी नहीं, आप लोग कैसे जीत गए, तो आप जीत का कुछ शोर तो मचाओ, कुछ तो आपकी जीत हकीकी लगे। इसीलिए मरियम साहबा ने भी कहा कि घर में घुस के मारा है और हरा दिया है। और दूसरी बातें, अब नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट शायद जारी करें, या स्टेटमेंट नहीं तो कोई ज़राए से खबरें जारी करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया और वो कह दिया और ऐसे कह दिया और वैसे कह दिया। तो ये सूरत हाल जो है ये इस वक्त 8 क्लब में राइट नाउ चल रही है। तो 28वीं तरमीम की तरफ जो है वो तैयारियां शुरू की जा रही हैं। दूसरी तरफ अलीमा खानम साहबा को आज जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत उसने आर्जी तौर पर तहवील में लिया, गिरफ्तारी नहीं की अभी तक की जो हमारे पास इत्तला है, उन्हें आर्जी तहवील में लिया। मकसद ये था कि वो अदालत छोड़ के ना जाएं, किसी और अदालत में किसी और मुकदमे में वो जाना चाहती थी, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि नहीं, आपको इजाज़त नहीं है, आप इधर ही रहेंगी। जब वो निकल के जाने लगी तो पुलिस ने उन्हें आर्जी तौर पर तहवील में ले लिया। अब ये पता नहीं कि उन्हें परमानेंटली गिरफ्तार करते हैं कि नहीं, लेकिन लग नहीं रहा था, आर्जी तहवील ही लग रही थी वो इस वक्त तक जो हमने आपको बताना है। तो मैं बाजी को मशवरा देता हूँ कि आप ट्वीट लिखा ना करें, आप बोल दिया करें। मतलब ये कि आप वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करवा दिया करें उर्दू में, उसको पोस्ट कर दिया करें ताकि गलती कम से कम हो, या फिर कोई बंदा साथ रख लें जो आपके ट्वीट्स लिखे, क्योंकि ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है जो आप रोज़ क्रिएट करती हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बदतरीन स्याह तरीन दौर है जो आसिम मुनीर साहब की शक्ल में पाकिस्तानियों के ऊपर एक जहमत बन के, एक गुनाह बन के, एक अजाब बन के जो है वो पाकिस्तानी इसको झील रहे। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर साहब ने 2023 में वादा किया था कि इकॉनमी 1 साल के अंदर अंदर ठीक कर दूंगा। यह बहुत ही गंभीर सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है और पाकिस्तानी नंबर 1 आए हैं। और नंबर 1 किस चीज़ में आए हैं? गोजरा तहसील है, वहाँ पर मस्जिद में अजान से पहले मौलवी साहब ने दुरूद शरीफ पढ़ दिया। जी हाँ, आपको पता है कि अक्सर मसाजिद में अजान से पहले दुरूद शरीफ 1, 2 या 3 दफ़ा लोग पढ़ते हैं और फिर अजान देते हैं। तो गोजरा सिटी थाना की हदूद में, ये गोजरा जो है तहसील है और टोबा टेक सिंह ज़िला है और फैसलाबाद इसकी डिवीज़न है। तो गोजरा जो है उस थाना सिटी की हदूद में मौलवी साहब ने दुरूद शरीफ की तलावत पहले कर दी अजान से, और उसके बाद उनको पकड़ लिया गया। सिर्फ पकड़ा नहीं गया, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई जो हम आपको दिखा रहे हैं, और मौलवी साहब फिर जेल गए। अब मुझे नहीं पता अभी तक उनकी जमानत हुई है कि नहीं। तो परसों ही खबर आई थी कि जो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं हाजी अमीनुद्दीन शैतान साहब, उन्होंने 200 नई पोजीशंस क्रिएट कर दी हैं जजेस के लिए, माली, वेटर्स, उनके खानसा में उनके पाँव दबाने के लिए, उनकी मालिश वालिश करने के लिए, उनके कपड़े इस्त्री करने के लिए, उनके घरों में खाना बनाने के लिए जो जजेस नए रखे हैं आईनी अदालत के लिए, उसके लिए उनके जो खिदमत गुजार हैं वो 200 नई पोजीशंस क्रिएट की गई हैं, और इस सब के पैसे देंगे आपके टैक्स पेयर के पैसों से आप देंगे। दूसरी तरफ आपको ये तो बता दिया कि थाना सिटी गोजरा की हदूद में दुरूद शरीफ पढ़ने पर एफआईआर दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने आर्टिकल लिखा होगा जो फील्ड मार्शल साहब ने इस्तिस्ना लिया, जो जाहिर है गैर इस्लामी भी है, क्योंकि इस्लाम में तो इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर नहीं है। नहीं, उन्होंने इस चीज़ पे आर्टिकल नहीं लिखा। उन्होंने आर्टिकल इस चीज़ पे लिखा कि देखें, सदर ट्रंप और जो ममदानी है न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं,
वो एक दूसरे के ज़ोरान ममदानी एक दूसरे के मुखालिफ थे। इलेक्शन जीतने के बाद देखें वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सहाफ़ियों ने कोशिश की उनकी लड़ाई करवाने की, लेकिन ज़ोरान ममदानी और ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल घी शक्कर हो गए हैं। कहना उनका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन हार गई है उनके मुताबिक, तो उनको भी मिल के बी टीम बन के फील्ड मार्शल की काम करना चाहिए। जब आप बताइए कि हमें आलम दीन ऐसे मिलेंगे जो झूठ बोलेंगे या मक्कारी करेंगे, माजरत के साथ मेरे लिए तो बड़े ही मुहतरम है, लेकिन रियाकारी करेंगे, तो फिर मुल्क ने किस तरफ जाना है? ये बताइए कि क्या ममदानी साहब की बीवी को इस तरीके से किसी ने जेल में डाला ये कह के कि करप्शन की फाइल मेरे पास है और 3 साल से वो फाइल किसी को नहीं मिली जो फील्ड मार्शल साहब के पास थी? क्या ममदानी के ऊपर घड़ी और इस तरह के जाली झूठे केसेस बना के उसे 200 से ज़्यादा केसेस बनाकर उसे जेल में डाला हुआ है? उसके ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई है, उसके ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म जबर हैं वो ममदानी के साथ किए गए हैं। और क्या ममदानी का मैंडेट लूटा गया है फॉर्म 47 के जरिए? उलट बात कर रहे हैं, बजाय इसके कि यही बात ये फील्ड मार्शल को समझाएं कि देखें 8 फरवरी को इमरान खान जीत गया, कौम ने मैंडेट दे दिया, आप उसके साथ मिलकर काम करें, जैसे ट्रंप कर रहा है। ये कान शैतान है, वैसे हमारे बुजुर्ग सारे ही शैतान हैं। अब आप सोचें, जहां से फलाह मिलनी हो वहां से शैतानी मिले तो आप जाएं तो किधर जाएं? मुफ्ती साहब को यह मशवरा देना चाहिए था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कि देखें 8 फरवरी को जब लोगों ने इमरान खान को वोट दे दिया तो जैसे ट्रंप और ममदानी मिलकर काम कर रहे हैं, ट्रंप ममदानी के वोट और मैंडेट का एहतराम कर रहा है, आपको भी करना चाहिए था। लेकिन ये वाला मशवरा भी इमरान खान को दे रहे हैं, मतलब कि जो मजलूम है उसी को ये मशवरा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अलामा राग़िब नईमी, उनकी नादर बलोच कह रहे हैं कि 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। कहते हैं कि वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, 1 नवंबर से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ताहाल किसी और का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये ओहदा एक वफाकी वजीर के बराबर समझा जाता है। राग़िब नईमी साहब चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब भी हैं, जो कि एक सबाई वजीर के बराबर ओहदा है। सुना है कि स्टेट बैंक के शरी इशूज़ में एडवाइज़र भी हैं, जो MP1 स्केल के बराबर है, मतलब मोटी तनख्वाह है वहाँ। वैसे एक सवाल है, क्या उलमा मुख्तलिफ नशस्तों पर एडजस्ट नहीं हो सकते? मतलब कि दीगर उलमा जो है वो इनको जो इतनी नशस्तें दी उनमें से बाकी अब तो 330 मसाजिद भी मरियम साहबा ने इन्हीं को दे दी हैं। तो बहरहाल 3 बड़े ओहदे हैं, एक सूबाई वजीर का ओहदा है, एक वफाकी वजीर का है और एक MP1 स्केल का है। तीनों राग़िब नईमी साहब के पास हैं, 330 मस्जिदें भी हैं। और अब वो बताइए कैसे फतवा देंगे कि इस्तिस्ना जो है वो इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। खैर, अब ज़रा क्विकली चलें हम जो खबर हमने आपको कही थी 26 नवंबर के हवाले से, जो आज हमने करनी है, जो मुकम्मल कहानी आपके सामने रखनी है कि हुआ क्या है उस दिन। ये 5-6 हिस्सों में कहानी जो है, ये सारी जो स्टोरी है वो तकसीम है। रायन ग्रिम और उनके साथियों ने ये स्टोरी की है ड्रॉप साइट के लिए। वो ये कहते हैं कि 25 नवंबर की सुबह GHQ के अंदर एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत आसिम मुनीर साहब ने की और उन्होंने अप्रूवल दी कि कत्लो गारत करनी पड़े या जो भी करना पड़े, हर सूरत डी चौक जो है वहाँ से इनको भगाना है, इन लोगों से डी चौक वापस छीनना है और इनको वहाँ किसी सूरत नहीं रहने देना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से हमारी पूरी पार्टी, जब मैं ये पूरी पार्टी कह रहा हूँ तो पूरी पार्टी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम लोग सवाए इमरान खान और बुशरा बीबी के कोई नहीं चाहता था कि डी चौक जाया जाए। जाहिर है इमरान खान साहब ने अंदर से डायरेक्शन दी हुई थी, बुशरा बीबी को पता था, उन्हें यह पता था कि उनकी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है, उनको कुछ हो सकता है, और उनको रोका भी गया। पार्टी के अंदर से भी रोका गया, बाहर से भी रोका गया। जनरल साहबान ने वो जो आपको शेर अफजल मरवत साहब जैसे टाउट आके नहीं कहते कि डील हो गई थी, बस अगर हम बाहर तक रुक जाते, ये एक बड़ा बड़ा मंजन बेचा जाता है कि आप बस चुंगी नंबर वो 26 से पहले पहले रुक जाते तो बस मामला हो जाना था। जब आप ऐसे पीछे से लेके आते हैं लोगों को तो वहां पर कोई इंतजामात नहीं होते। अच्छे वक्तों में तो होते हैं, पार्टी के जो हालात थे और जिस तरह के लोग पार्टी के अंदर घुसे हुए थे वो तो कोई इंतजामात करने भी नहीं चाहते थे। तो जो 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 10,000 जितना भी बंदा था जो साथ आया, ना उनके लिए बाथरूम था, ना खाने का इंतजाम था, ठंड थी, तो अगर आप उनको 3 दिन 2 दिन बाहर 26 नवंबर पर रख देते तो उन्होंने घरों को वापस चले जाना था। यही चाहते थे जनरल्स कि ये टूट जाए जो एक मोमेंटम बना है और वो घरों को चले जाए। बुशरा बीबी को बार बार रोका गया, बहलाया फसलाया गया कि बात हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। मैं कभी वक्त आएगा, खान साहब इजाज़त देंगे तो एक एक पल आपके सामने रिपोर्ट करूंगा कि मैंने उन दिनों में अपनी आंखों के सामने किस किस को क्या क्या करते देखा, क्योंकि मीटिंग्स चल रही थी, मैं उनका हिस्सा था। बहरहाल बुशरा बीबी ने किसी की नहीं सुनी और वो पब्लिक को लेके पहुंच गई डी चौक। जब वो पहुंच गई तो फिर ये वाला जो ऑप्शन बी था ये एग्जीक्यूट किया आसिम मुनीर साहब और उनके दोस्तों ने, जो अब रिपोर्ट कर रहा है ड्रॉप साइट, जो एक मारूफ अमरीकी जरीदा है। वो कहता है कि 25 नवंबर को GHQ में ऑपरेशन की मंजूरी हुई। मकाम मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट GHQ का, बाकायदा वो दफ्तर भी बता रहे हैं, आसिम मुनीर साहब ने सरबराही की और पहले मरहले में खौफ और इंतशार पैदा करना था, जिसके लिए लाइट्स बंद की गई, मोबाइल और इंटरनेट के सिग्नल्स जाम किए गए, सब मुजाहिरीन को भटकाने और घबराहट फैलाने के लिए ये सब कुछ किया गया और ऊपर से आंसू गैस फेंकी गई। ये दूसरा मरहला था जब आंसू गैस
का बेमाना इस्तेमाल किया गया। अंधेरे में चारों तरफ से आंसू गैस के शेल फायर किए गए। बुशरा बीबी वहीं पर थी, सराउंड हो गई, उनके ऊपर भी आंसू गैस फेंकी गई। बच्चों, औरतों और बुजुर्गों समेत सबको घबराहट में जो है वो जाहिर है भागना पड़ा वहाँ से, जो बेचारे निहत्थे शहरी थे। ये पूरा दिन ड्रॉप साइड कहता है कि खुशगवार था, पुरअमन था, लेकिन रात को वहाँ पर कोहराम मचा दिया गया। तीसरा मरहला वो कहते हैं सीधी फायरिंग की गई। ये असल हमला था। मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। कुछ जगहों पर हैवी मशीन गनों से फायर हुआ। छतों पर मौजूद स्नाइपर्स ने सरों के निशाने ले लेकर उसमें गोलियां मारी। जो सती, नवाजर सती साहब का बेटा जिसको गोली लगी थी, उसके यहाँ पीछे गोली लगी थी और नीचे धड़ से निकली थी, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री ऊपर से थी गोली की। ऊपर से जो गोली मारी वो नीचे जिस्म के हिस्सों में से निकल रही थी। स्नाइपर्स ने निशाने ले लेकर गोलियां मारी। पहले ब्रश चलाए गए, लेकिन लोग भागे। फिर वाजे नहीं किसने हुक्म दिया, मगर हैवी असले का निशाना लेकर इस्तेमाल किया गया। फिर चौथा मरहला आ गया, निगरानी की गई कौन जिंदा बच गया है। वो एक ड्रोन्स होते हैं जो जाहिर है इन तमाम चीज़ों को, थर्मल कैमराज होते हैं जो हीट वेव्स फेंक के बताते हैं कि कहाँ इंसानी जिस्म है और कहाँ नहीं है, और कहाँ वो जाहिर है वो जिस्म जो है वो मूव कर रहा है, नहीं कर रहा। तो वो इंसानी, क्योंकि अंधेरा था, अगर कोई किसी किसी खाली में गिर गया, किसी ओट में गिर गया, किसी और गड्ढे में गिर गया, तो उन सबको फाइंड आउट करने के लिए वो थर्मल ड्रोन्स, ड्रॉप साइट कहता है, वो चलाए गए और उनसे फाइंड आउट किए गए। ये चौथा मरहला था। और फिर पांचवा मरहला जो था वो ये था कि शवाहिद मिटाना। फायरिंग रुकने के फौरन बाद आईएसआई की टीमें पहुंची। लाशें, गोलियों के खोल, खून के निशानात, हर सबूत गायब कर दिया गया। अस्पतालों के रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को धमकियां दी गईं। एनी शाहिदीन और बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी गोलियों से जख्मियों और हलाकतों की निशानदेही की। आपको याद होगा कि किस तरीके से मतियुल्लाह जान को अगवा कर लिया गया था, क्योंकि उनके हत्थे कुछ रिकॉर्ड लग गया था, वो भी सब छीन लिया गया। लेकिन फरद साहबा थी शायद बीबीसी की रिपोर्टर, उन्होंने भी कंफर्म किया था कि वहां लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर कहा जाता है, ये अब आखिरी बात, जाहिर है अब ये सारी चीज़ें स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई। लोग कहते हैं इज्तिमाई कब्रों में लोगों को दफन कर दिया गया, गायब कर दिया गया। जैसे 25 नवंबर को 25 जो 9 मई को 25 लोगों को शहीद किया गया था। आज तक नहीं पता कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों को पता है कि वो कौन कौन से लोग थे, लेकिन उन बेचारों की भी लिस्टें बाहर नहीं आई। वजह यह कि उनके वालिदैन डरते हैं, उनके घर वाले डरते हैं, वो नाम नहीं लेना चाहते, उनके ऊपर मजीद मजालम हो सकते हैं। ऐसे ही इस वक्त भी ड्रॉप साइट भी कह रहा है कि किसी को नहीं पता कि कितनी ज़्यादा लाशें गिरी। ये वो जुल्म था जो 26 नवंबर को किया गया, और जाहिर है जालिम को इसका जवाब देना पड़ना है। आज नहीं तो कल जवाब देना पड़ना है।